गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं संविधान को टॉपिक वाइज सीरीज़, जिसमें हम संविधान को विस्तार से पढ़ने वाले हैं और संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जिस भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस संविधान सीरीज़ के अंतर्गत कंप्लीट करा दिए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और हमारी अपनी भाषा में इस संविधान सीरीज़ को कंप्लीट कराया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि संविधान की हमारे प्रति क्या विचारधारा है और हमारी संविधान के प्रति भी क्या विचारधारा है या फिर हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं और क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान हमको क्या देता है। और वही बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। पहला चैप्टर है हमारा पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय राज्य एवं संघ क्षेत्र और उसके साथ साथ भारतीय नागरिकता एवं मौलिक अधिकार। इसमें 3 टॉपिक यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक हम इसमें कवर कराने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली 1 या 2 बनते ही बनते हैं और वैसे भी हमारी आम जानकारी के लिए जो है, सामान्य जानकारी के लिए भी संविधान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर भारतीय नागरिक को संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लाइक और शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम इस संविधान को अच्छे से कंप्लीट ना करा देंगे। तो पहला भाग 1 है। भाग 1 में हमें बताया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इनका प्रावधान है भारतीय संविधान में। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या दिया जाता है या फिर भाग 1 में किसका प्रावधान है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, और संघ एवं राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद कितने से कितने तक, तो 1 से 4 तक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनुच्छेद 1 में भारत एवं इंडिया राज्यों का संघ है, तो ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 में। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और भारत संविधान के किस अनुच्छेद में एक साथ लिखा गया है। तो सिर्फ यही एक अनुच्छेद है जहाँ पर भारत और इंडिया एक साथ लिखा गया है। और एक चीज़, भारत और इंडिया यही 2 शब्द भारतीय संविधान में इनका विवरण मिलता है, इनका प्रावधान है, या फिर यही 2 शब्द लिखे गए हैं। और अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का भारत के अंदर प्रवेश और स्थापना। इसका मतलब होता है कि जब कोई नया राज्य भारत के अंदर मिलना चाहता है, जैसे पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर मिलना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलेगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर भूटान भारत में मिलना चाहे तो वो किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत मिलेगा। और 36 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत बनाया गया था। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण, उसके सीमा और नाम में परिवर्तन। माना भारत का कोई राज्य है और उसका सीमा विस्तार बहुत ज़्यादा है, उसको प्रशासन चलाने में बहुत समस्या आ रही है, तो उसके 2-4 राज्य बना दिए जाएं। तो उसमें जो एक राज्य से कई राज्य बनाने की जो प्रावधान है, या फिर उसकी सीमा में कम ज़्यादा, या फिर उसका नाम चेंज करने का जो प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद 3 में है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो पहले से भारत का हिस्सा हो, पहले से ही हिस्सा हो, यानी अभी हमने बताया ना राज्य हो, तो ऐसे राज्य को, जैसे 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का नया राज्य बना दिया था आंध्र प्रदेश से काट कर। और ऐसे ही सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट कर बना दिया गया था, और मध्य प्रदेश से जो था वो छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। इस तरह से जो है हमारे राज्यों, अपने ही राज्य से एक नया राज्य बना देना, तो अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है। और वहीं बात करें कि अनुच्छेद 4 यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूची 1 और 4 में संशोधन के साथ अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए विधियों का विवरण है। अनुसूची 1 और 4 में जो संशोधन होते हैं वो संशोधन नहीं माने जाएंगे, वो जो है अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए विधियों का विवरण माना जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे भारतीय नागरिकता, जो कि अनुच्छेद
5 से 11 तक है। और ये भाग 2 में क्या है, भारतीय नागरिकता। और भारतीय नागरिकता जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11। देखते हैं अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में हमारा है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो जब संविधान बना था उस समय जो भी लोग भारत में निवासी थे तो उनको अनुच्छेद 5 के तहत जो है भारत के अंदर नागरिकता मिलती है। और अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो भारत में जो व्यक्ति आए उनको अनुच्छेद 6 से नागरिकता मिलती है। और वही बात करें अनुच्छेद 7, तो ये एक विशेष प्रावधान है, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए की नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 7 से संबंधित है। और बात करें भारत के अंदर जो नागरिकता मिलना और नागरिकता छीनना, तो ये किस आधार पर होता है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से? जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। तो फ्रेंड्स, जब जन्म से ही जो व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता संभवतः ही दी जाएगी, तो एक वो हो गई। और वंश द्वारा, जो जिसका वंश यहाँ चल रहा है तो उसके द्वारा, पंजीकरण द्वारा कोई व्यक्ति पंजीकरण करता है नागरिकता पाने के लिए तो उसको भी नागरिकता मिल जाती है। प्राकृतिकरण या फिर प्राकृतिकरण का मतलब यह है कि जब भारत के अंदर कोई दूसरा राज्य अगर समावेश होता है या मिलता है तो वहाँ के जो लोग रहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे हाल ही में अभी बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भारत में मिलाया गया, तो बांग्लादेश में जो रह रहे नागरिकों को जब भारत में मिल गए तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। और वहीं बात करें भारत की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है या फिर कैसे ख़त्म की जा सकती है। भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि नागरिकों ने संविधान का अपमान किया हो, धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो, किसी धोखेधड़ी या फिर इलीगल तरीके से नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो। जब कोई युद्ध छिड़ा हो भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर, और उस समय कोई व्यक्ति हमारे दुश्मन से अगर कोई डील करता है तो उसको उसकी नागरिकता देशद्रोह बोलकर समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है पंजीकरण या देशीयकरण के 5 साल के भीतर, जैसे कोई व्यक्ति है तो 5 साल के भीतर अगर नागरिकता लेता है तो भी छीन ली जाएगी। और किसी भी देश में एक नागरिक को 2 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई हो, तो अगर किसी भी देश में भारत का कोई व्यक्ति है और उसको 2 साल की कारावास सज़ा सुनाई गई है तो उसकी सज़ा जो है नागरिकता छीन ली जाएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट या फिर पूछने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी नागरिक लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर अगर रहता है ना तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली छिन जाती है। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो व्यक्ति भारत से बाहर रहकर काम करते हैं, जैसे हमारा ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, या फिर कोई भी मालदीव, श्रीलंका, भूटान, जो भी देश हैं हमारे देश से बाहर जो नागरिक रहते हैं और काम करते हैं तो उनकी नागरिकता बरकरार बनी रहती है, लेकिन कुछ नियम और शर्तें होती हैं तो उनको वो फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 9, विदेश की नागरिकता लेने और भारत की नागरिकता समाप्त होना। तो जब अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो ये इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। तो फ्रेंड्स, सपोज़ आप यूएस में जाकर रहने लगे तो आपके जो अधिकार होंगे तो वो बने रहेंगे। तो ये चीज़ इस अनुच्छेद 10 में मेंशन है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अगर आप बाहर रहते हैं तो भी आपके जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे। जब भी आप भारत में आएंगे आपको अपने अधिकारों का यूज़ करने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए नए कानून का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को ये शक्ति देता है, ये
ये राइट देता है कि नागरिकता के ऊपर कोई भी कानून बना सकता है। तो कौन? संसद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता पर कौन कानून बना सकता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होता है संसद ही बना सकती है। बात करते हैं भाग 3। भाग 3 फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में। और इनका अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका विवरण है भाग 3 में। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। बात करते हैं अनुच्छेद 12, जो कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा, यहाँ पर जो राज्य शब्द लिखा है ये हमारे भारतीय स्टेट यानी भारतीय राज्यों का यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे राज्य से मतलब है देश से। तो देश की परिभाषा, किस तरह का देश होगा, किस तरह से देश में शासन होगा, ये सभी इसमें विवरण है। तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा से यानी देश की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। तो मूल अधिकार है, इसको कम ज़्यादा करने की जो विधि है, जो राइट है, जो अनुच्छेद 13 के तहत इसमें इसका प्रावधान है। अब बात करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, जो कि समानता का अधिकार है। पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। जो हमारा विधि कानून है, इसके समक्ष सभी लोगों को समान प्रावधान है, चाहे वो कोई भी कास्ट, धर्म या फिर रिलीजन से संबंधित हो। तो 14 यही कहता है। नेक्स्ट है 15 अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ ये कुछ ज़्यादा ही बार पूछे जा चुके हैं। तो 15 कहता है किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत करना। तो कोई भी किसी की जाति या धर्म, लिंग के आधार पर उंगली नहीं उठा सकता, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और इस तरह से इन चीज़ों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 15 के तहत। वहीं अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब ये है कि जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी या फिर कहीं पर भी ऐसा कोई अवसर मिलता है तो सबको जो है समान अवसर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा उनके द्वारा कि जब भी SC ST वालों के लिए अगर कोई भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा तो वो मौलिक अधिकारों का हनन के कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है वो अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी जो बोलते हैं इंग्लिश में, अस्पृश्यता वहाँ पे एग्ज़ाम्स में दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो उसका मतलब होता है छुआछूत का अंत। जो हमारे निम्न स्तर के, निम्न वर्ग के जो हमारे भाई बहन जो हमारे भारत के नागरिक होते थे, तो उनको जो है छुआछूत की इस तरह की जो पहले की प्रथा चलती थी, तो उसका अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के। कई बार पूछा गया, हर बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ामिनर भी चाहता है कि हर व्यक्ति इस चीज़ को जाने कि अब इस चीज़ का अंत हो गया है, तो ये अब समाज के अंदर पनपनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। तो 18 में है उपाधियों का अंत। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपनी तरह तरह की उपाधियां धारण कर लेते थे, तो उन सभी का अंत कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर या फिर सेना के कोई अधिकारी हैं, वो जो ब्रिगेडियर जनरल या फिर डॉक्टर ये सब लगाते हैं, तो उनको जो है लीगल अधिकार है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, पहला हो गया समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक था। अब दूसरा है ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका विवरण है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 19 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये कई बार एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद किससे। तो अनुच्छेद जो है वो समानता, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। और इसके जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आजकल आप लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डिटेल्स में एग्जामिनर पूछता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सभी नोट्स को, जो पॉइंट है उनको नोट्स किया है।
तो देखते हैं अनुच्छेद 19A। तो वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी वाक्य मतलब बोलने की या अपने अंदर जो विचारधारा है उसको बाहर निकालने की जो स्वतंत्रता है वो 19A के तहत है। यानी प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी के तहत दी जाती है। जो प्रेस और जो मीडिया जो है हमारे, वो इसी के तहत बोलती है खुलकर एकदम। और अनुच्छेद 19B, शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर विरोध करने की आज़ादी। जब कोई धरना प्रदर्शन करता है तो ये जो है अनुच्छेद 19B के तहत, परंतु हड़ताल या तालाबंदी करने की आज़ादी संविधान नहीं देता है। ये भी आप लोग जान लीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली है हमारी 19C। अनुच्छेद 19C, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप लोग कोई संगठन, पार्टी, समूह ये बना सकते हैं तो अनुच्छेद C के तहत बना सकते हैं। अनुच्छेद D कहता है देश के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आप लोग पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर हो गया, और पश्चिम में हमारा गुजरात हो गया, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में आप कर्नाटका, केरला, कहीं भी जा सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं, कोई भी वीज़ा, कोई भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तो लेकिन देश के बाहर अगर कहीं आप जाते हैं तो ये स्वतंत्रता आपको 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत दी जाती है। और वैसे अनुच्छेद 19D के तहत आपको आने जाने की स्वतंत्रता है। वही नेक्स्ट है अनुच्छेद 19E। देश के अंदर कहीं भी रहने की जो है, निवास करने की, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19E देती है। या फिर यहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर क्या करे कि 19 1 2 3 4 5 6, और हमने यहाँ पे 19 ABCDEF तक मेंशन किया है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और इसका मतलब है देश के अंदर कहीं भी रहने की, तो आप लोग चाहें तो अब तो जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, या फिर गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और अगला है अनुच्छेद 19F। इसका मतलब है जीवन यापन के लिए कोई भी पेशा या वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि अगर आप जीवन यापन करना चाहते हैं तो पहले का जो हमारा प्रथा चलती थी कि जो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, तो उनका सबका अपना अपना काम बटा हुआ था, वो एक दूसरे का काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आप किसी भी कास्ट, रिलीजन से संबंध रखते हैं तो आप चाहें जो मन करे अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 19F इस चीज़ की आपको आज़ादी देता है। ये काफ़ी अच्छा अनुच्छेद है। 19F जो है इसी से संबंधित है। अगला है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के विरुद्ध दोष सिद्ध में संरक्षण। तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य मतलब आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, दबाव या फिर मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दीजिए कि हमने ये क्राइम किया है। और वहीं बात करें, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सपोज़ आपने किसी के थप्पड़ मार दिया और आप, या फिर कोई बड़ा क्राइम कर दिया और उसके लिए आपको सज़ा मिल गई, तो दोबारा से आप पर उस क्राइम के बेस पर आप पर कोई भी केस नहीं लगेगा, कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और मेंशन की गई है कि अपराध करते समय जो सज़ा कानून में मेंशन थी वही आपको सज़ा सुनाते समय वही सज़ा मिलेगी। सपोज़ आपने अभी कोई क्राइम कर दिया और अभी जो है उसकी सज़ा 10 साल है, और नेक्स्ट आपको उसी सज़ा की जो है, उसी क्राइम की सज़ा 20 साल हो गई, और आपको जो है नेक्स्ट इन फ्यूचर आपको सज़ा सुनाएगी, तो आपको 20 साल नहीं बल्कि 10 साल ही सुनाई जाएगी। जिस समय आपने क्राइम किया उस समय का आप पर कानून लागू होगा। ये भी इसी अनुच्छेद में 20 में मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 21 में। बात करें अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, शादी का अधिकार और मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार या स्वतंत्रता होती है। और अनुच्छेद 21 के तहत ही भारत से बाहर जाने की स्वतंत्रता होती है। और बात करें अनुच्छेद 21A, तो अनुच्छेद 21A जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21A काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। और बात करें ये कब से है, तो अनुच्छेद
86 संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था। ये 2002 से लागू हुआ है। तो ये जो संविधान संशोधन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो बात करते हैं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का मतलब होता है गिरफ्तारी का कारण जानने के अधिकार साथ ही साथ आपको अपना पक्ष रखने के लिए मनपसंद वकील रखने को आज़ादी दी जाती है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 22 में। आपने कई बार देखा होगा कोई क्रिमिनल है, कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब निंदनीय अपराध कर देता है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े अच्छे वकील उनकी तरफदारी करते हैं, उनकी पेशकश करते हैं, तो वो उनको आज़ादी होती है। अनुच्छेद 22 के तहत वो रख सकते हैं। और वहीं बात करें 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना अनिवार्य है। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको 24 घंटे के अंदर अपने डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करने का जो है आपको अधिकार है। कौन सा? अनुच्छेद 22 के तहत। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें कि सपोज़ आपको गिरफ्तार किया और 24 घंटे के अंदर पेश करना है, आपको वहाँ तक पहुँचने में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुँचने में जो समय लगता है, जो आने जाने का समय लगता है, वो इसमें काउंट नहीं किया जाता है। प्लस ही अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, कोई छुट्टी है और वर्किंग डे नहीं है, तो उसमें भी आप जो है फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। जब आपका हॉलीडे नहीं होगा तभी ये चीज़ लागू होती है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 23-24 जो कि शोषण के विरुद्ध से संबंधित है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार को विरोध। बलपूर्वक श्रम कराने का जो अधिकार नहीं है, पर सरकार सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु नागरिकों को अनिवार्य सेना सेवा के लिए बुला सकती है या बाध्य कर सकती है। इसमें मेंशन है कि जो हमारे एनसीसी कैडेट होते हैं, जो कि आप लोग जानते ही होंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक के होते हैं या फिर उससे भी आगे के होते हैं, तो उनको अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुला लिया जाता है सेना सेवा के लिए। तो ये चीज़ इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 जिसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में रखना या काम करना गैर कानूनी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी बच्चा जो है 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखाने में या किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता है। तो कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम करना निषेध है, तो अनुच्छेद 24 के तहत। अगला है हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। सपोज आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो ईसाई धर्म को। आप जो है अपने किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी का भी धर्म प्रचार प्रसार, संप्रदाय का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। बेसिकली शांतिपूर्वक, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो वो कौन सा अनुच्छेद इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 25, जो कि अभी बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो इसी अनुच्छेद के तहत अपना धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हिंदू सनातनियों का जो है धर्म प्रचार कर रहे हैं। और इस अनुच्छेद में मुस्लिम का दाढ़ी रखना, हिंदू का तिलक और जनेऊ धारण करना तथा सिख का पगड़ी पहनने का स्वतंत्रता जो है वो सभी अनुच्छेद 25 के तहत इसका विवरण दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता देता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता देता है, तो ये है अनुच्छेद 25। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थानों या स्थलों का प्रबंधन करना। अगर आप किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से संबंध रखते हैं तो आप अपने धार्मिक स्थलों और संस्थानों का प्रबंधन कर सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 इसकी आपको आज़ादी देता है।
अगला है अनुच्छेद 27, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए शुल्क, फीस लगाया जा सकता है। किसी भी धर्म को अभिवृद्धि में शुल्क लगाया जा सकता है, परंतु किसी तरह का कर नहीं लगाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपको जो है ये बात ऊपर से चली गई होगी। इसका मतलब है, अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या फिर उसके संरक्षण में कोई काम करते हैं धर्म से संबंधित, तो उस पर शुल्क लग सकता है। शुल्क जो होता है वो एक टाइम के लिए लगता है, चाहे जितना रुपए भी हो, लेकिन जो कर होता है, टैक्स जो होता है, वो ऑल टाइम एनुअल लगता ही लगता है। तो ये इतना इसमें डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28, किसी भी धार्मिक उपासना में शामिल होने का अधिकार। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 28 जो है वो धार्मिक उपासना में शामिल होने का अधिकार देता है। और कर और शुल्क में एक और डिफरेंस होता है कि जो शुल्क होता है वो किसी पार्टिकुलर 1 या 2% या फिर जिस पे भी लगता है, पार्टिकुलर बंदों पे लगता है, पार्टिकुलर पर्सन पे लगता है। लेकिन जो कर होता है वो सार्वजनिक रूप से लगता है। ये 2 डिफरेंस हमारे हिसाब से हैंगे, और आपको जो है जो भी डिफरेंस लगते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 से 30, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। तो जो अल्पसंख्यक हैं हमारे भारत के अंदर, अल्पसंख्यक जो हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ये सभी अल्पसंख्यक हैं। तो इनको जो है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर सहेजने का अधिकार है। तो ये अपनी बोली, भाषा, लिपि, इन सबको सहेजने का इनका अधिकार है। ये जो है अपनी संस्कृति को सहेज कर रख सकते हैं। ये सभी अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों और अपनी संस्कृति को प्रबंधन करने का अधिकार है। तो ये अपने अल्पसंख्यकों को एक जो है पार्टिकुलर स्पेशल अधिकार है, राइट है कि ये अपने शिक्षण संस्थानों को अपने अकॉर्डिंग खोल सकते हैं, अपने संस्कृति को प्रबंधन कर सकते हैं। और बात करें 29 से 30 के तहत मिलने वाले अधिकार केवल और केवल भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक नागरिकों को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत के बहुसंख्यक वर्ग को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, ये है 29 और 30। और कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारत में ही रहने वाले अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 29 से 30, और अन्य देशों के अल्पसंख्यक वर्ग को इसमें कोई भी रोल नहीं है। अगला है हमारा अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के तहत मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार वर्णन था। पहले जो था भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी 6 रह गए हैं। जो कि मौलिक अधिकार, एक संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको संपत्ति के अधिकार का विधि अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। लेकिन ये कहाँ पर है अभी इसका विवरण? तो वर्तमान भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार का जो भाग 12 है उसमें अनुच्छेद 1 में इसका विवरण है, प्रावधान है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो संशोधन है, कौन सा संशोधन किस सन में हुआ, और ये पहले किस अनुच्छेद में जो था, पहले किस अनुच्छेद में विवरण था, और हाल अभी किस अनुच्छेद में है, किस भाग में, इस से संबंधित कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि तरह तरह से एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये अनुच्छेद 31 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो आत्मा कह दिया है वो अनुच्छेद 32 को कह दिया है, जिसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है इसके तहत 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं, जो कि आप सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में आप लोग जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। और यहाँ पे है कि इसको भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान का आत्मा भी कहा गया है। और ये जो 5 प्रकार की रिट है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। रिट से भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33, जिसमें सेना, अर्धसेना, पुलिस, खुफिया विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में कटौती करना।
अगर कोई व्यक्ति सेना, अर्धसेना, पुलिस, खुफिया विभाग में काम करते हैं तो उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, लेकिन वो मौलिक अधिकार के हनन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये अनुच्छेद 33 से संबंधित है, लेकिन आम नागरिकों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34। भारत के किसी भी क्षेत्र में जब सैन्य शासन लगाया जाता है तो वह रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार में कटौती की जाती है। जब किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई सैन्य शासन लगता है, जब वहाँ पे कोई शासन प्रशासन विफल हो जाती है, राज्य सरकार वहाँ पे प्रशासन करना विफल हो जाता है, तो वहाँ पे सैन्य शासन लगता है। तो अनुच्छेद 34 कहता है कि वहाँ पे मौलिक अधिकारों में कटौती हो सकती है, की जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35। मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून केवल संसद बना सकती है। तो मौलिक अधिकारों से जो संबंधित कानून है वो केवल और केवल संसद ही बना सकती है। इस चीज़ का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो ये अनुच्छेद 35 में इसका प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक, हमारा जो पार्ट 1 है, यहीं पर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का जो क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो बताना है कि अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट जारी की जाती हैं और उनका क्या क्या महत्व है, कहाँ पर यूज़ होता है। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताएंगे और हम आपका, अगर हमको आपका कमेंट बॉक्स जो है कमेंट अच्छा लगा तो हम आपका कमेंट पिन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।